चट्टोपाध्याय जी कलकत्ता से, तब कलकत्ता ही था, अपने घर जा रहे थे 24 परगना ट्रेन से। शाम का समय था। लिखते हैं वो अपने एक पत्र में मित्र को, इतना सुहाना था कि देखते देखते मन न केवल खुशी से भर गया, आंख में आंसू भी आ गए। सुजलाम सब घर आए, मन नहीं माना, कागज लेके बैठ गए और लिख डाला। वो खुद ही उसके फाउंडर थे, एडिटर थे। एक दिन एकाएक आया, दोपहर को लौटा कि साहब वो पेज में थोड़ा सा स्पेस खाली है, खाली स्पेस जाना उचित नहीं रहेगा, आप कुछ लिख के दे दीजिए। उनका कि रुके रहो, और आधे घंटे बाद आना। आधे घंटे बाद वो आया, पूरी वंदे मातरम पूरी कविता दे दिया। वो जितना खाली स्पेस था उसमें आ गया। नागपुर में अधिवेशन था और परंपरा के अनुसार विष्णु दिगंबर पालुस्कर, कौन नाम नहीं जानता, पालुस्कर का नाम कौन नहीं जानता, जिसको भी थोड़ा सा भी संगीत में, उनको बुलाया गया था गाने के लिए। और जब पालुस्कर चढ़ने लगे मंच पे तो मोहम्मद अली ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं गा सकते, हम नहीं गाने देंगे। मंच पर बहुत नामी लोग बैठे थे, मोतीलाल नेहरू भी बैठे थे, लोग बैठे थे, गांधी जी भी बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो पालुस्कर ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। कोई कुछ नहीं बोला मोहम्मद अली कहने, लेकिन पालुस्कर ने कहा, यह एक राष्ट्रीय मंच है, किसी एक समाज विशेष का नहीं। विदिन कोट में पढ़ रहा हूँ। यह कोई मस्जिद नहीं है जहाँ संगीत पर ऐतराज किया जा सकता है। यह संगीत पर प्रतिबंध लगाने की कोई जगह नहीं है। जब अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय जुलूस में संगीत बज सकता है तो डायस में क्या दिक्कत है। 16 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस ने टैगोर को चिट्ठी लिखी, विदिन कोट, सुभाष बोस का लेटर टैगोर को। आपको लिखते समय मेरे मन में जवाहरलाल को भी लिखने का विचार है। कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है। 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति कलकत्ता में अपनी मीटिंग में इस मुद्दे पर बात करेगी। शायद समिति इस गीत को पूर्णतः छोड़ देने का फैसला करे। अभी टैगोर नहीं है, जो पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, अभी कहीं टैगोर पिक्चर में नहीं है, बाहर बाहर हैं, लेकिन हैं। मुझे इस मामले पर आपकी राय नहीं पता, इसलिए लिख रहा हूँ। और 20 अक्टूबर को जब उन्हें पता चला जवाहरलाल नेहरू की सुभाष बोस एक स्टैंड ले रहे हैं, तो 20 अक्टूबर को उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम गाने का मकसद मुसलमानों को परेशान करना था। जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं, झूठ बोलने की आदत शुरू से नहीं रही। उन्होंने कहा, आपने अपना कैलेंडर देखा, क्या स्थिति है? मैंने कहा, मैं खाली हूँ। ईमानदारी की बात यही थी। ये बात अलग है कि आज सुबह मैं, कल ही फ़ोन किया था कि मैं चूँकि अलीगढ़ में हूँ, कोहरा बहुत है, थोड़ा देर से आऊँगा, विलम्ब से। कहा कोई बात नहीं। इनका ध्येय वाक्य था, धर्मस्य मूलम अर्थ। पता नहीं कितनी लोगों को पता है कि ये कहाँ से आता है। कौटिल्य के जो सूत्र हैं, ये उसका दूसरा सूत्र है। और मेरे पास कौटिल्य सूत्र की किताब करीब 150 पेज की है। किसी ज़माने में हिंद पॉकेट बुक 2 रुपए में छापता था। और 5 शुरू के वाक्य हैं, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल, सुख की आपको सिर्फ धर्म से मिल पाएगा, कहीं से और नहीं। पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। बिना अर्थ के धर्म नहीं चल सकता। आपको अभी बहुत लंबी बातें हुई हैं तमाम चीज़ों पे। और अर्थस्य मूलम राज्य, अर्थ अपने आप नहीं आता, राज्य देता है। कैसे? टैक्स, तरह तरह के टैक्स लगाता है, चीज़ें करते हैं।
आप सोचिए, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्य मूलम इंद्रिय जय। अराजकता से राज्य नहीं चल सकता। इंद्रियों के जय के ऊपर आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातें कह रहे थे दुबे जी बैठे हैं। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर राइट, इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर ड्यूटीज। माँ के प्रति क्या ड्यूटी है, बाप के प्रति क्या ड्यूटी है, समाज के प्रति क्या ड्यूटी है। तो राज्य मूलम इंद्रिय जय, और इंद्रिय जय मूलम वृद्धोपसेवा। आप अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय कैसे पाएंगे? जो अशक्त हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करके। और उसके बाद वो लंबा चलता है। कौटिल्य मेरे बहुत प्रिय हैं, पूरी एक किताब लिखी है मैंने उनके ऊपर। इस पे 4 लोग हैं, मैं 20-25 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। समय में परिवर्तन आया है। अभी हरसन सिंह साहब बैठे, हम लोग बात कर रहे थे। परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अच्छा परिवर्तन आया है। मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ। एनसीईआरटी में जब 2001-2 में किताबें बदली गई थी इतिहास की, तालिबनाइजेशन ऑफ एजुकेशन नारा लगा था, सैफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन नारा लगा था। आप लोग बहुत लोगों को याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं याद होगा। जो एनसीईआरटी किताबें तब लिखी गई थी इतिहास की और सोशल साइंस से, उसका कोऑर्डिनेटर मैं था। और प्राचीन भारत के ऊपर जो 2 किताबें हटाई गई, रोमिला थापर और शर्मा की, वो मेरे द्वारा लिखी गई किताबों द्वारा हटाई गई। परिवर्तन क्यों हुआ? नहीं, ताली मत बजाइएगा, अभी रोना आएगा आपको। ताली नहीं, आप गंभीरता से सुनिए मेरी प्रार्थना। मैंने 48 साल यूनिवर्सिटी लाइफ में बिताए हैं, 4 साल BA में और 44 साल एज ए टीचर होता है। जब किताबें छपी और किताबों के ऊपर अटैक शुरू हुआ, चारों तरफ मैं गया कि साहब तालिबनाइजेशन की बात हो रही है, सैफनाइजेशन की बात हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि किताब में गलतियां कहाँ हैं, समस्या कहाँ है, ये बात कोई नहीं कर रहा है। आप एक आर्टिकल लिख दीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक दस्तखत कर दीजिए, विश्वास कीजिए, सब जगह निराशा हाथ लगी थी। उन लोगों ने भी कहा कि देखते हैं, ना नहीं कहा, देखते हैं। और वो अंतहीन दृष्टि थी, कहाँ तक दृष्टि रुकेगी जाके नहीं पता था। वैसे लोग भी जो अनुकंपा से बड़े बड़े पदों पे बैठे थे, आज वो स्थिति नहीं है। अब आप ताली बजा सकते हैं कि आज वो स्थिति नहीं है। RSN सिंह साहब बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि अकेले रह के कभी आपने काम किया, ये सोचते हुए कि क्या ये बदलेगा कभी। बदला है सर, और समय बदला है, अच्छे के लिए बदला है। आपको शक्तिबोध बता दें, मैं आऊँगा, जो विषय है मेरा, मुझसे 1 महीने पहले एक डिटेल नोट लिखने के लिए कहा गया। आप कतई नहीं पूछेंगे किसने नोट मांगा था, अगर आपने पूछा भी तो मैं बताने वाला नहीं। दोनों बातें मैं बताऊंगा भी नहीं क्यों। लेकिन उस समय मैंने वंदे मातरम पर पूरा ओरिजिनल चीज़ें मैंने इकट्ठा की, आपको वही बात करेंगे। लेकिन ज़रा एक बात बता दें आपको, शक्तिबोध 2 स्टडीज़ हैं, ड्रीमलैंड में मत रहिए, बिना अध्ययन के गुजारा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपने 10 साल पहले सुना था सरदार पटेल वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? ईमानदारी से बताइए, किसी ने सुना था? 1908 में जब मेरी किताब छपी, सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा, पहली बार उसमें मैंने कांग्रेस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखना शुरू किया नेहरू मेमोरियल में। तब देखा कि सरदार पटेल को प्रदेश कांग्रेस कमेटीज इलेक्ट करती हैं। उस ज़माने में 15 थी, 12 को सरदार पटेल को नॉमिनेट किया था, 3 ने किसी को नहीं। और जब ये बात मैंने लिखी कोटेशन देके, और यहाँ तक वो रिकॉर्ड में आया कि गांधी ने नेहरू को बुला के कहा कि सरदार को 12 वोट मिले हैं, तुमको कुछ भी नहीं नॉमिनेट किया।
नेहरू वहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, उठ के चले आए। रफ़ी अहमद किदवई जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। ये जब मैंने लिखा पहली बार 1908 में, 2008 में, सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा में, उसके बाद अब तो अच्छा लगता है सुनने में। कहने का मतलब ये है, डीपर स्टडी से कोई आप भाग नहीं सकते। आप अगर जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्थापना करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। छोटी सी एग्जांपल देते हैं। 1960 के दशक में, 1960-70 के दशक में, स्टडी हालांकि पब्लिश हुई है 80 के दशक में, यूनेस्को ने एक कमीशन बिठाया। एक भी भारतीय नहीं था उसमें, एक भी चाइनीज़ नहीं था, सब यूरोपियंस, अमेरिकन। यूनेस्को ने कमीशन ये बिठाया कि एक एडी से लेके 18वीं शताब्दी एडी तक वर्ल्ड इकॉनमी की क्या पोजीशन थी और किस कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन था। इंटरनेट पे है। मक्खन लाल जितनी बातें बोलेंगे, आपको एविडेंस देते चलेंगे, बताते चलेंगे कहाँ से। हमारी जेब में कुछ नहीं है, सब इकट्ठा किया हुआ है। जानते हैं क्या स्टडी कहती है? एक एडी से 1800 एडी तक इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे 24 से 37% था। 37% योर ओन कंट्रीब्यूशन एलोन इन वर्ल्ड जीडीपी। सोने की चिड़िया आप कोई हवा में नहीं कहलाते थे। यहाँ कोई धूल फांकने नहीं आता था। अंग्रेज चले आ रहे हैं, पुर्तगीज चले आ रहे हैं, हर आदमी टप 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 करते हुए घोड़े से चला रहा है, कोई शिप से चला रहा है। यहाँ क्या धूल था? गंगा जी का धूल था अपने आते थे। यूनेस्को स्टडी ने साबित कर दिया कि आप कहाँ थे। इसी के साथ एक दूसरा है, याद रखिएगा, मैं इसी को कनेक्ट कर दूंगा अभी। 37% to 24%, मिनिमम 24%, 37%, 1800 सालों तक आपकी ये वर्ल्ड लेवल पे स्थिति थी। 1800 ईयर्स इज नॉट ए जोक। आप कुषाण पीरियड से लेके यूरोप में रोमन एम्पायर से लेके कैरोलिंजियन एम्पायर तक चले आ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक चले आ रहे हैं। आप उस लेवल पे हैं। दूसरी स्टडी है मैकाले के पहले का भारतीय शिक्षा पद्धति। अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं है, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपुल। हालांकि अब उनकी सारी ब्रिलियंस खत्म हुई जा रही है। हम लंदन गए थे 2-3 महीने पहले, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये वही लंदन है कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर हुआ करते थे और यहाँ आते थे अक्सर। यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त अभी भी हैं। अच्छी बात है, किए का फल सबको मिलता है, तो कोई बात नहीं है। अंग्रेज़ों ने सर्वे कराया। एडम्स रिपोर्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सर्वे बताती है एजुकेशन का। डेबोनाज रिपोर्ट, 1 स्कूल 1 टीचर 1 स्कूल, पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी। इसी तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट्स हैं। दे वर ऑल कंप्लीटेड बिटवीन 1820 to 1840, 20 साल में सारी रिपोर्ट्स एक कलेक्टर्स ने क्लियर कराई थी। सब इंटरनेट पर है। विल यू बिलीव दैट व्हाट वाज इंडियाज लिटरेसी रेट? 87%. And as per the rule of the land, as per the law of the land, as per the tradition of the society, no one could be refused education. और मज़े की बात है कि इंटरनेट पे चले जाइए, किस स्कूल में कितने बच्चे थे, कितने टीचर थे, किस जात के थे, किस वर्ण के थे, क्या था, क्या पढ़ाया जाता था, कौन सी किताबें चलती थी, वो सब अवेलेबल है। थोड़ा हफ्ते 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा, सब अवेलेबल है। आप ये सोचिए कि ये 87% थी जब अंग्रेजों ने लिया। जब वो छोड़ते हैं तो आप कहाँ हैं? अब आप देख लीजिएगा, आपकी लिटरेसी रेट 6.7% पे आ गई। 87 से 6.7%। आपका 37% वर्ल्ड जीडीपी कम्स डाउन टू 1.3%। 1947। तो जो लोग बात करते हैं कि व्हाट ए ग्रेट सिविलाइजेशन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन, कभी उसका भी जवाब हमें देना चाहिए। और आपको ये बता दें
कि कोई भी सोसाइटी 87% लेवल पे, आप ये जान लीजिए कि 1830s 40s में ब्रिटिश का लिटरेसी रेट जानते हैं क्या था? 6.3%, फ्रांस वाज 7.1% और उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1.4-1.5 था। ये कंपैरेटिव स्टडी है। कोई भी सोसाइटी उस लेवल पे तब तक नहीं जा सकती जब तक 3 लेवल पे वो टॉप तो न रहे। बेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वर्ल्ड कंपटीशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी हो, और आपकी इकॉनमी इतनी, जो लोग कहते हैं ना ताजमहल हमने बनाया, अरे भाई उज्बेकिस्तान में एक बनवा लिए होते, अरे एक ताजिकिस्तान में भी बनवा दिए होते। जो लोग कहते हैं खीर जो है वो सबसे पहले अरेबिया में बनी, कहाँ से बनाया था? हैं? वहाँ न तो चावल होता है और न दूध है। अब पता नहीं, अगर ऊँट की दूध से बनाया होगा तो अच्छी बात है भाई, उनका आज बात ठीक है। अब आपको आते हैं हम वंदे मातरम पे, अन्यथा बहुत नाराज़गी रहेगी कि हम जिस विषय पे बुलाएंगे। हमारी एक आदत पड़ गई है चीज़ों को कम बोलना और छिपाना, ये हमारी आदत है। हम स्पष्ट बोलना ही नहीं जानते। हमने कसम खा रखी है कि हमको एक कोई छोटा सा बकरा मिल जाए उसको चढ़ा के खुश हो जाएंगे। अगर जब विभाजन की बात होगी, जिन्ना के ऊपर सारा दारोमदार रख के खुश हो जाएंगे। कोई नहीं बात करेगा कि अरे भाई सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कह दिया था ये 2 कौमें हैं, कभी एक साथ रह नहीं पाएंगी, दे विल नॉट बी लिविंग टुगेदर, और हमें जो है अलग होना पड़ेगा। आप कभी बात ही नहीं करते कि 1905 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो क्यों हुई थी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद का जो उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, उन्होंने न केवल 2 नेशन की बात की थी कि मुसलमानों का देश ये होना चाहिए, वो जियोग्राफी जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान है। 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था। अल्लामा हमारे लिए आज भी इकबाल हैं, अभी हम बताते हैं कैसे रहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का नाम कब आया पता है आपको? आज़ादी के बाद नहीं आया है। 1933 में पाकिस्तान का नाम भी आ गया। ना तो तब तक ना मुस्लिम लीग में थे ना वो पॉलिटिक्स में थे इंडिया के। तो भाई जो आदमी 7वीं मंजिल के ऊपर एकदम से चढ़ के चिल्लाने लगा, आप उसको तो याद किए हुए हैं। अरे नीचे से लेके 7वीं मंजिल तक जो लेके गया है उसको क्यों आप एक्सोनरेट कर रहे हैं? उसको आपने क्यों अलग कर दिया है? वही स्थिति वंदे मातरम की रही है। मैं इसलिए इसको लाना चाहता था। कवि हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन ये भी बता दें कवि से ज़्यादा निष्ठुर कोई नहीं होता। जानते हैं क्यों? हृदय कोमल होता है कोई भी चीज़ देख के व्यथा, कोई भी चीज़ के मन उमंग, कोई भी चीज़ देख के खुश। लेकिन निष्ठुरता इस मामले में साहित्य समाज का दर्पण है, और दर्पण दिखाने के लिए बहुत निष्ठुर होना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी हार्श। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इतिहास एक ऐसा विषय है अमीबा की तरह, ऑक्टोपस की तरह होता है। ऑक्टोपस कभी आप लोग पता नहीं नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं कि नहीं देखते? छोटे से ऑक्टोपस कितना बड़ा जीव है, छोटे से छोटे सांस से बाहर निकल के या अंदर आ जाता है। इतिहास वही है। जरा सा भी जगह मिलेगी, वो आप चाहे जितना काटिए छांटिए उसको बदलिए, जरा से भी जगह मिलेगी वो आके आपके सामने जिन्न की तरह खड़ा हो जाएगा। किसी दिन शाम को 1775 की शाम को चट्टोपाध्याय जो है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी मैं नहीं कहूँगा, चट्टोपाध्याय जी कलकत्ता से, तब कलकत्ता ही था, अपने घर जा रहे थे 24 परगना ट्रेन से। शाम का समय था। लिखते हैं वो अपने एक पत्र में मित्र को, इतना सुहाना था कि देखते देखते मन न केवल खुशी से भर गया, आंख में आंसू भी आ गए। सुजलाम सफलम।
घर आए, मन नहीं माना, कागज़ लेके बैठ गए और लिख डाला। 7 नवंबर की बात सब करते हैं, यह पता नहीं है कब लिखा गया, लेकिन एक वो पत्रिका जो है एडिट करते थे, बंग दर्शन, वो खुद ही उसके फाउंडर थे, एडिटर थे। एक दिन एकाएक आया दोपहर को लड़का कि साहब वो पेज में थोड़ा सा स्पेस खाली है, खाली स्पेस जाना उचित नहीं रहेगा, आप कुछ लिख के दे दीजिए। उनका कि रुके रहो और आधे घंटे बाद आना। आधे घंटे बाद वो आया, पूरी वंदे मातरम पूरी कविता दे दिया। वो जितना खाली स्पेस था उसमें आ गया। पहली बार वो छपा 7 नवंबर 1975 में। और ये कि पूरी कविता आनंद मठ में उन्होंने समाहित किया। आनंद मठ का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, कैनवस बहुत बड़ा है। किताब के पृष्ठों पर मत जाइए। कहते थे पाणिनी का ग्रामर दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक है। अगर वो छापी जाए साधारण से इस साइज में 17 पेज में आएगा पाणिनी का ग्रामर, मात्र 17 पेज में। और पाणिनी कहते हैं कि जितना किसी को पुत्र रत्न की पाप में खुशी होती है, उतना ही मुझे एक शब्द बचा लेने में खुशी होती है। तो ये आनंद मठ के लिए आप उसकी बहुत बड़े कैनवस के लिए मत खोजिएगा। 125 पेज की किताब है। अभी हाल में जब मुझसे कहा गया तो मैंने मंगवाया, पूरा लेखन मैंने मंगवा लिया। हम कब जब कायदे लिखन कोई जो नोट बना कायदे बने तो आता है। और उसके बाद आप यकीन माने 15-20 साल के अंदर वंदे मातरम न केवल ये क्रांतिकारियों के बीच में, राजनीतिक के बीच में, सोशल साइंटिस्ट के बीच में एक मंत्र बन जाता है, बल्कि यह भी जान के आपको ताज्जुब होगा कि 1905 आते 82 में आनंद मठ छपा था और 18 साल उधर, 1904-05 तक आते हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ा, तमिल, उड़िया, बंगाली में तो आधा बंगाली आधा उसमें था ही, गुजराती, महाराष्ट्र में, सब में ये अनुवादित हो गया। इट बिकेम मंत्र, पूरा गाना। लेकिन और ये बड़ा लेकिन है, कांग्रेस के मंचों से गाया जाने लगा, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे हलाल शब्द का भी आपने सुना डिटेल, वही हलाला या हलाला नहीं सॉरी वही हलाल शब्द यहाँ भी आ गया। और पहली बार 1908 में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा कि बैठकर सुनना और वंदे मातरम सुनना और गाना दोनों कुफ्र है। कुफ्र का मतलब समझ लीजिए महापाप, दोनों कुफ्र है। सैयद अली इमाम जो उसके मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं यह नहीं कह सकता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भारत का सबसे आगे बढ़ता हुआ प्रांत बंगाल वंदे मातरम जैसे सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय नारे के तौर पर और सांप्रदायिक रक्षाबंधन के राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर पेश कर रहा है, तो मेरा दिल निराशा और हताशा से भर जाता है। वंदे मातरम भी एक हलाल के बलि पे आ जाता है और यह हिंदू हो जाता है। गजब की बात यह रही कि 1905 में गांधी जी ने बहुत प्रशंसा की इसकी और कहा कि मैं जब बचपन में, मेरा बचपन जब था, मैं इसे पढ़ता था तो रोम रोम खड़े हो जाते थे। लेकिन वही गांधी जी बाद में कैसे बदले वो आएंगे, हम कोट करेंगे वो भी आपको। लेकिन एक चीज़ थी, 1905 में मुस्लिम लीग बनी और गांधी और नेहरू की पॉलिसीज़ ने रियायतें देना शुरू किया, तो मुस्लिम लीग ने ये समझ लिया कि मांगते चलो ये पीछे हटते जाएंगे, और वही हुआ।
आपको बताते हैं 1923 में मौलाना मोहम्मद अली, सेम अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, नागपुर में अधिवेशन था, और परंपरा के अनुसार विष्णु दिगंबर पालुस्कर, कौन नाम नहीं जानता, पालुस्कर का नाम कौन नहीं जानता, जिसको भी थोड़ा सा भी संगीत में है, उनको बुलाया गया था गाने के लिए। और जब पालुस्कर चढ़ने लगे मंच पे तो मोहम्मद अली ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं गा सकते, हम नहीं गाने देंगे। मंच पर बहुत नामी लोग बैठे थे, मोतीलाल नेहरू भी बैठे थे, मैं नामी लोग बैठे थे, गांधी जी भी बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो पालुस्कर ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। कोई कुछ नहीं बोला मोहम्मद अली कहने, लेकिन पालुस्कर ने कहा यह एक राष्ट्रीय मंच है, किसी एक समाज विशेष का नहीं, विद इन कोट में पढ़ रहा हूँ, यह कोई मस्जिद नहीं है जहाँ संगीत पर ऐतराज़ किया जा सकता है, यह संगीत पर प्रतिबंध लगाने की कोई जगह नहीं है। जब अध्यक्ष महोदय अध्यक्षीय जुलूस में संगीत बज सकता है तो डायस में क्या दिक्कत है, पालुस्कर कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बैठ के गाया, जब तक वो गाते रहे मोहम्मद अली मंच से नीचे रहे, बाद में आए, ये दिक्कत है। और 1920 में उसी समय इस्लाम दर्शन नाम का एक किताब थी, बहुत फेमस था, जर्नल था सर, ये आपको याद होगा, उसमें लेख आया और लेख के 2 कोट हमने किए हैं। अल्लाह का एकमात्र और सबसे बड़ा कलिमा अल्लाहु अकबर जब हिंदुओं के भारत माता के लिए गाए जाने वाला गीत वंदे मातरम के साथ मिलाया गया तो उसे गलत पाया गया। यह मुसलमानों को मूर्ति पूजा की ओर धकेल रहा है। तो देखते चलिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर आप सुनेंगे, पार्लियामेंट में भी खूब स्पीचेज हुई कि साहब वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे हटा दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 2005 से 1905 से कहते चले आ रहे हैं। 1923 में रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे थे डायस पे, और 1928 में शरीयत इस्लाम एक मैगजीन थी, उसमें है, हमें आपको शरीयत की याद दिलानी चाहिए कि वंदे मातरम का नारा लगाना मुसलमानों के लिए हराम है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत कायदे से कृष्णत कीजिए। 1937 में जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं बीच में, कूद पड़ते हैं, अभी पीछे थे। उन्होंने अली सरदार जाफरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिल्मों में गाने लिखते थे, उनको लिखा। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वंदे मातरम कहते कहते राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, अरे चापेकर ब्रदर्स, छोटे छोटे बच्चे जो फांसी पे चढ़े, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये याद दिलाना चाहते हैं कि आधा अधूरा किसने काटा। पूरे गाने गा के बच्चों ने अपनी जान दी, आधा अधूरा किसने किया। 1930 तक ये किसी तरह से चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जो थे वो 1908 में, आपको याद होगा मैंने बताया, उन्होंने अपोज किया था। और जिन्ना ने 1 मार्च 1938 को लाहौर के न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, पूरे भारत में मुसलमानों ने वंदे मातरम या इस मुस्लिम विरोधी गाने के किसी बदले हुए संस्करण को नहीं स्वीकार करेंगे। बदले हुए संस्करण का मतलब क्या था? जिन्ना कहना क्या चाहते हैं कि वंदे मातरम के बदले हुए संस्करण को भी हम नहीं स्वीकार करें। उसके पीछे कारण था 1937 में गांधी जी, नेहरू, बाकी जो बड़े बड़े नेता थे, सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपनी निगाह में नेता थे, पब्लिक की निगाह में क्या थे वही जाने। इन लोगों ने क्या किया कि वंदे मातरम को गाने से अलग करना चाहा और अली सरदार जाफरी को, अली सरदार जाफरी, जोश मलिहाबादी, ये जवाहरलाल नेहरू के मित्रों में थे। इसी समय ये कह दें कि
कि प्रखर जी आपका है लेख या किसी और का, मैं कल पढ़ रहा था रात में कि गंगाधर नेहरू नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं थे, और जब ये कहा गया कि गंगाधर इनके परदादा थे, अपने बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है नेहरू ने, और जो कोतवाल थे मुगल दरबार में, गंगाधर नेहरू नाम के कोई थे ही नहीं, और जो काल बताया गया उसमें कोई गयासुद्दीन साहब थे कोतवाल, वो अलग जगह है। आप समझिए कि 1905 से लेके 1937 तक जो हर साल गाया जाता रहा गाना, नेहरू सीधे लिखते हैं फ्लैट फेस। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी भी गाने को राष्ट्र गान के रूप में नहीं अपनाया है, लेकिन असल में वंदे मातरम ये सब कहते गए, और कहते हैं कि नहीं अभी हम, इसमें बहुत सारे मुश्किल शब्द हैं जिन्हें लोग नहीं समझते, वो अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं कि हम इसे नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शुरू के 2 पद। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि, सुभाष चंद्र बोस भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे उस समय तक, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इसमें काट छांट न की जाए। 16 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस ने टैगोर को चिट्ठी लिखी, विद इन कोट, सुभाष बोस का लेटर टैगोर को, आपको लिखते समय मेरे मन में जवाहरलाल को भी लिखने का विचार है। कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है। 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति कलकत्ता में अपनी मीटिंग में इस मुद्दे पर बात करेगी। शायद समिति इस गीत को पूर्णतः छोड़ देने का फैसला करे। अभी टैगोर नहीं है, जो पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, अभी कहीं टैगोर पिक्चर में नहीं है, बाहर बाहर हैं लेकिन हैं। मुझे इस मामले पर आपकी राय नहीं पता, इसलिए लिख रहा हूँ। और 20 अक्टूबर को जब उन्हें पता चला जवाहरलाल नेहरू की सुभाष बोस एक स्टैंड ले रहे हैं, तो 20 अक्टूबर को उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम गाने का मकसद मुसलमानों को परेशान करना था। जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं सुभाष बोस। अब सोच सकते हैं क्या है। अंततः उन्होंने टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा कि आपकी क्या राय थी। टैगोर न तो इतने इनोसेंट थे, फिर कभी आप बुलाएंगे तो बात करूंगा मैं, न इनोसेंट थे इतने, और न ये कह सकते थे कि उन्हें कुछ पता नहीं। सब पता था दिन का कि नेहरू क्या चाहते हैं, आज़ाद क्या चाहते हैं, जिन्ना क्या चाहते हैं और गांधी क्या चाहते हैं। तो टैगोर ने 26 अक्टूबर 1937 को चिट्ठी लिखा। 26 अक्टूबर याद रखिए, उसी दिन वर्किंग कमेटी का डिस्कशन होगा। मुझे इसके गीत के पहले भाग में दिखाई गई कोमलता और भक्त की भावना तथा मातृभूमि को सुंदर शिवम के लाभकारी पक्ष पर दी गई अवधारणा विशेष महत्व रखते हैं। अब बाकी के लिए लिखते हैं कि छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं। और इसके बाद 1937 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर थी, समिति का रेजोल्यूशन का मेन हिस्सा मैं कोट कर रहा हूँ। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी यह सलाह देती है कि जहाँ भी राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम गाया जाता है, वहाँ सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाने चाहिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, यहाँ तक फिर भी ठीक था। और कार्यक्रम के आयोजकों को वंदे मातरम गाने के अलावा या उसकी जगह किसी और गाने की भी पूरी स्वतंत्रता होगी। आप गाइए चाहे न गाइए, आपकी इच्छा पर है। और उसके बाद शुरुआत हुई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब तक न हिंदुस्तान रह गया था, न अल्लामा इकबाल रह गए थे 18-19 साल के। और 1905 में जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, तो उन्होंने 1910 में वो भी लिखा था, मिल्ली तराना, मुसलमान हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। ये सब करते रहे, लेकिन सबसे मज़े की बात तो ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर चर्चा हुई हल्की सी।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में झंडे को लेके हफ्ते 10 दिन बहस चली थी। जवाहरलाल नेहरू का 4 पेज का भाषण है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में, लेकिन इस पर सिर्फ 3-4 लोगों की बात है। सेठ गोविंद दास ने कहा जनगण मन नहीं हो सकता, वो तो राजा के स्वागत के लिए लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूंट मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ इसके लिए जिम्मेदार, सेठ गोविंद दास ने कहा। और स्थिति यहाँ तक पहुँची कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आप यकीन माने वंदे मातरम या जनगण पर कोई बहस नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं, रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। लास्ट डे, लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग आइटम, माइंड इट, लास्ट डे लास्ट वर्किंग आइटम, मैं इसलिए कह रहा हूं इस आइटम के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं डिसॉल्व नहीं होती है, प्रेसिडेंट चुनती है। यानी काम खत्म हो गया है, प्रेसिडेंट चुना जाना है कि 26 जनवरी को प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और सिचुएशन को बचाने के लिए कि जूतम पैजार न हो जाए, राजेंद्र प्रसाद जी ने एक रास्ता निकाला, और रास्ता ये था कि उन्होंने कुल मिला के 6 लाइन का एक रेजोल्यूशन पढ़ा, पेश नहीं किया, रिमेंबर दैट। उन्होंने पढ़ा, जन गण मन के नाम से जाने वाले शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसमें सरकार जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकती है, और वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसके साथ बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है सदस्य इससे संतुष्ट होंगे। यानी कोई बहस नहीं, राजेंद्र प्रसाद का बहुत सम्मान था, उन्होंने इतना पढ़ के सुना दिया और ये कह दिया कि नहीं अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन आप ये जान लीजिए, पार्लियामेंट शुरू होने और अंत में वंदे मातरम गाया जाता था। किसी को विविध भारती या ऑल इंडिया रेडियो के शुरुआती दिन याद हैं? ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा गाया गया वंदे मातरम आता था, सुजलाम सुफलाम, सब बंद कर दिया गया। 2004 में पार्लियामेंट में भी बंद कर दिया गया, और कहते हैं कि ये टैगोर की एडवाइस पर हुआ। बाकी आप लोग खुद, अब हमने तो फैक्ट रख दिया आपके सामने। थैंक यू।